क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रूम में एंटर होते ही सबका अटेंशन गैप कर लेता है? लोग ना नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। उस इंसान का ऑरा उस रूम में उन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहे कितना भी ट्राई कर लें, उनकी प्रेजेंस लोगों पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालती। कोई उनकी बात ध्यान से सुनना तो दूर की बात, उनकी तरफ एक बार देखता भी नहीं। अभी आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, यार ये तो डिफरेंस ना कॉन्फिडेंस का होगा या फिर पर्सनैलिटी का होगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये ना सिर्फ कॉन्फिडेंस या फिर लक का गेम नहीं है, ये एक स्किल है। ये एक ऐसा आर्ट है जिसे आप लोग भी सीख सकते हो। ये एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से कोई भी इंसान एफर्टलेसली लाइकेबल, इन्फ्लुएंशियल और सोशली पावरफुल बन सकता है। और इसी स्किल को आपको सिखाती है डेल कार्नेगी की ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो आज से करीब करीब 90 साल पहले पब्लिश हुई थी, लेकिन आज भी इसके सारे के सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। इसी बुक को आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। लेकिन ज़रा रुको, मैं तुम्हें ना हर चैप्टर का एक बोरिंग ब्रेकडाउन नहीं देने वाला। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के लिए है। तो इस बुक की समरी के बारे में मैं 4 सेक्शंस में बात करूंगा। नंबर 1, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के पीछे की कोर साइकोलॉजी क्या होती है। नंबर 2, अ सीक्रेट फॉर्मूला टू अट्रैक्ट एनीवन इजीली। नंबर 3 में हम लोग समझेंगे आर्ट ऑफ परसुएशन के बारे में। एंड लास्टली मैं आपको 7 डेज का एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान दूंगा जिससे आप खुद अपनी आंखों से इसके रिजल्ट्स देख सकते हो। अब सवाल यह है कि क्या तुम बस एक और वीडियो देखने आए हो या फिर खुद को जेन्युइनली अपग्रेड करना चाहते हो। अगर सेकंड वाला ऑप्शन तुम्हारा आंसर है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लो एल्गोरिथम के लिए और प्ले करो 1.25x पे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। लेट्स रोल विद सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के पीछे की कोर साइकोलॉजी क्या होती है। सोच के देखो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो आपका दिमाग एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? ये मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? अगर आगे से इसने मुझे ये सवाल किया तो मैं उसे ये जवाब दूंगा। ये जो मैंने सारी बातें की ना, वो हर इंसान का एक डिफ़ॉल्ट मोड होता है, वो उसके दिमाग में चलता ही रहता है। हम ह्यूमंस प्रोग्राम्ड ही इसी तरीके से हुए हैं। इसीलिए हर एक कॉन्वर्सेशन में लोग आपके बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचते हैं। और यही इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे कनेक्टेड फील करें, तो उनको बस उन्हीं के बारे में बात करने दो, उन्हें इंपॉर्टेंट फील करने दो। और इससे ना मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ भी बताना चाहता हूँ। हार्वर्ड की डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की रिसर्च कहती है कि 60% कॉन्वर्सेशंस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ टॉक की होती है। मतलब लोग जब भी आपसे कुछ भी बात करते हैं तो वो बस अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना पसंद करते हैं। और जब भी आप किसी की भी बात जेन्युइनली सुनते हो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको ये सिग्नल देता है कि ये इंसान मेरी बात समझता है, मुझे सेंस देता है, मुझे टाइम देता है। और आप यकीन नहीं करोगे, बस लोगों की बात सुनने से ही आपका लाइकेबिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब जितना कम आप अपने बारे में बात करोगे और जितना ज़्यादा दूसरे लोगों से उनकी लाइफ के बारे में पूछोगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस चीज़ को ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा पाऊंगा। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ये पता चला कि वो अपनी हर एक मीटिंग, हर एक डिस्कशन में ज़्यादा बोलने के बजाय हमेशा सबसे पहले सबकी बात सुनते हैं। अब भले ही वो इंसान उनसे ओहदे में बड़ा हो या फिर छोटा हो, वो बात ज़रूर सुनेंगे। और मुझे ना ये चीज़ सुनने में बड़ी फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि एक फाउंडर, एक CEO लेवल का आदमी या फिर एक बॉस को अगर आप कभी भी इमेजिन करते हो तो आपको बस एक ऐसा इंसान पिक्चराइज होगा जो बस सबको ऑर्डर देते रहता है कि ये काम आज के आज हो जाना चाहिए, डेडलाइंस बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन वॉरेन बफेट इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। वो सिर्फ दूसरे लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और फिर ही अपना वर्डिक्ट देते हैं। और इसी वजह से ना लोग नेचुरली उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यही कोर साइकोलॉजी का सबसे पहला रूल है, ऑलवेज 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 लिसन टू अदर्स। उसके बाद आता है रूल नंबर 2, द पावर ऑफ अ जेन्युइन स्माइल। साइंस ने इस चीज़ को बहुत बार प्रूव कर चुका है कि जब भी आपको कोई देखता है तो उसके दिमाग में आपके बारे में पहला जो इंप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सेकेंड्स में ही बन जाता है। आप एक फ्रेंडली किस्म के इंसान हो या फिर एरोगेंट हो, वीक हो या फिर स्ट्रांग हो, ये सारे ना हमारे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं जिन्होंने हमें हज़ारों साल से सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। और इसमें पता है सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का होता है? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस का। तो एक जो जेन्युइन स्माइल होती है ना, वो एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करती है। मतलब जब आप स्माइल करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपको फ्रेंडली, मोर कॉन्फिडेंट, मोर ट्रस्टवर्दी समझने लगते हैं। ये ना काइंड ऑफ एक एवोल्यूशनरी ट्रिगर है, क्योंकि स्माइल नॉन वर्बली ये सिग्नल करता है कि आप एक सेफ, पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान हो। एक रिसर्च हुई थी जिसमें लोगों को ना 2 अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर्स दिखाई गई थी।
एक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस फेस के साथ था और वहीं दूसरा इंसान थोड़ा सा स्माइल करते हुए था। और जब लोगों को पूछा गया कि इनमें सबसे ज़्यादा फ्रेंडली आपको कौन लगता है, सबसे ज़्यादा कनेक्शन आपका किसके साथ अच्छा बैठ सकता है, तो 90% लोगों ने स्माइलिंग फेस वाले इंसान को ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल रेट किया। चलो आपके साथ भी एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। मैं एक ही इंसान के दो अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ फोटो आपको दिखाऊंगा। तो विराट कोहली की ये दोनों फोटो देखो। एक तरफ ना सेम ही इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लग रहा होगा, जिससे आप शायद बात करने से पहले भी 10 बार सोचोगे, और वहीं पर दूसरे पिक्चर में वही इंसान बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल लग रहा है। अब मुझे आप लोग ही बताओ कि विराट कोहली के कौन से मोड में आप उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब अगर मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपको 5 मिनट दूंगा विराट कोहली से बात करने के लिए, तो आप उनके कौन सा मोड प्रेफर करोगे? उसके बाद आता है रूल नंबर 3, द मैजिक ऑफ नेम्स। अगर कोई भी आपको डायरेक्टली आपके नाम से बुलाता है ना, तो ज़रा नोटिस करना, आप ऑटोमेटिकली उनको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करने लगते हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन को अपना नाम सुनना सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगता है, क्योंकि किसी का भी नाम उसके लिए सबसे ज़्यादा पर्सनल फीलिंग होती है। बहुत सारी न्यूरोसाइंस स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव करती हैं कि जब भी कोई इंसान आपका नाम लेता है, तो आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर, जिसे एमिगडेला भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका ना साफ साफ मतलब यही निकल के आता है कि लोग अपने नाम के साथ इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, और जो भी इंसान उनका नाम प्रॉपर्ली यूज़ करता है, वो उसके साथ और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आप चाहो तो शाहरुख खान या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही देख लो। ये लोग हमेशा लोगों के नाम याद रखने और उन्हें डायरेक्टली उनके नाम से बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये ना उस आर्ट को मास्टर कर चुके हैं, और इसी वजह से लोग इन्हें इंस्टेंटली करिज्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल मानने लग जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो उनका नाम फ्रीक्वेंटली और नेचुरली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना शुरू कर दो। जैसे, अरे आकाश, और बता क्या चल रहा है, या फिर रमेश दादा, क्या कहूँ यार आपके बारे में, चाय बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनाते हो आप। ये ना एक सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बहुत काम आएगी। अब ये सारी तो ही एकदम कोर साइकोलॉजी वाली बातें जो किसी भी टाइप के इन्फ्लुएंस का एक फाउंडेशन बनती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिसे आप यूज़ करके इंस्टेंटली लोगों का दिल जीत सकते हो। तो बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। इस फॉर्मूला को कहा जाता है ICE, जिसका यूज करके आप एकदम इंस्टेंटली किसी को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। I, इंटरेस्ट। अब इसमें I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। ज़्यादातर लोग ना ये समझते हैं कि किसी को भी इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे ज़्यादा बोलें, अपनी अचीवमेंट्स दिखाएं उनको, या फिर कुछ ऐसा कह दें जो सामने वाले को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर दे। अब आपका ना यहाँ पे ऐसा सोचना एकदम गलत भी नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादातर मूवीज़ में बचपन से यही दिखाया गया है, वो हीरो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कि हीरो ने कोई तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डायलॉग बोल दिया और लोग उठ के ताली बजाने लग गया। बट रियल लाइफ में रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। मूवीज़ और रियल लाइफ में एकदम ज़मीन आसमान का डिफरेंस निकल के आता है। रियल लाइफ में ना जितना कम आप अपने खुद के बारे में बात करोगे और जितना ज़्यादा दूसरे लोगों की सुनोगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपको पसंद करने लगेंगे। अब इसे करने के ना कुछ एकदम सिंपल एक्शन स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। अगली बार जब भी आप किसी से भी मिलोगे, तो मेन कैरेक्टर मोड से बाहर निकलो और साइड कैरेक्टर मोड पे एकदम शिफ्ट हो जाओ। आपके सवाल और आपकी बातें सामने वाले के लाइफ के बारे में होनी चाहिए, ना कि खुद के। जैसे, आप क्या करते हो? अच्छा, तो आपका दिन यूजुअली कैसे होता है? उसका शेड्यूल क्या है? और भाई बता, कैसा है आजकल, कहीं पे दिखाई नहीं देता, सब कुछ ठीक तो है ना? और ऐसा नहीं करना है कि बस पूछने के लिए पूछ लेना है। जेन्युइनली आपको वहाँ पे इंटरेस्टेड लगना है और अपने वॉइस को भी उसी तरीके से मॉड्यूलेट भी करना है। ये मॉड्यूलेशन वगैरह सुनने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। 5 मिनट मिरर के सामने बस प्रैक्टिस करोगे और 5 लोगों को सेम सवाल अगर आप बार बार भी पूछोगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। C, करिश्मा। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूला में जो अगला लेटर आ रहा है, C, जो कि है करिश्मा। क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि कुछ लोगों से ना मिलके ही आपको एकदम अलग ही वाइब फील होती है, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है? अब ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है मिररिंग इफेक्ट। जो भी इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, एनर्जी या फिर इमोशंस मैच करता है, उसे आप इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ये ना हमारा एक नेचुरल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हम ह्यूमंस हमेशा मिमिक या फिर मिरर करते हैं। भीड़ में अगर गाना बज रहा है और 10 लोग उस गाने पे नाचने लग गए ना हमारे सामने, तो हम भी बस थोड़ी ही देर में वहाँ पे खड़े खड़े रहते रहते वाइब करना शुरू कर देंगे। एक रिसर्च कहती है कि जब भी लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और टोन मैच करते हैं, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ये सिग्नल देता है कि ये इंसान एकदम मेरे जैसा है, इसीलिए मैं इस पे ट्रस्ट और इसके साथ रिलेट ज़रूर कर सकता हूँ। अब इस चीज़ को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए ना मैं आपको एक 3 सेकेंड्स रूल बताता हूँ
किसी भी कॉन्वर्सेशन में बस बीच में 3 सेकंड के लिए रुक के अपने आप को एडजस्ट कर लो इन 3 स्टेप्स के साथ। पहले स्टेप में उनका बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो और उसे सडनली मिरर करना शुरू करो। अगर वो एक रिलैक्स पोस्चर में है तो आप भी खुद को वैसे ही सेट करो। सेकंड स्टेप में उनकी टोन और उनकी बात करने का स्पीड थोड़ा मैच करो। अगर वो एकदम सॉफ्टली बात कर रहे हैं ना, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करो। चिल्ला के या फिर ओवर एक्साइट होकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करो। अगर वो अपनी बात करते करते किसी चीज़ को लेके एकदम एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एकदम खुशी खुशी बात कर रहे हैं, तो आप भी एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश तो करो। आप यकीन नहीं करोगे, बस ये 3 सेकंड का एकदम छोटा सा एडजस्टमेंट आपके कॉन्वर्सेशन में एक बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ईगो। एंड लास्ट चीज़ फॉर्मूला में आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए स्टैंड करता है, जो है ईगो। तो यार किसी भी कॉन्वर्सेशन में आखिर ये ईगो कैसे बीच में आ जाता है? तो सामने वाले ने अगर कुछ गलत कह दिया या फिर आपके थॉट्स उनसे मैच नहीं हुए तो उसे रॉन्ग प्रूव करने में लग जाना, ये हुआ ईगो। और 90% लोग बस यही गलती करते हैं। ईगो के चक्कर में वो रिएक्ट करने लग जाते हैं, वो कंप्लेन और क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। डेल कार्नेगी इस बुक में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लाइन कहते हैं कि इवन द मोस्ट हार्डन्ड क्रिमिनल्स थिंक दे आर इनोसेंट, सो वाई वेस्ट टाइम ब्लेमिंग। यानी जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, उनकी गलतियां पॉइंट आउट करते हो, तो उनका सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? खुद को डिफेंड करना। और अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप चाहे वहां पे कितने भी सही क्यों ना हो, आपका पॉइंट वहां पे कितना भी ज़्यादा वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म करने का तरीका गलत है तो सामने वाला कभी भी आपकी बात सुनने नहीं वाला। एक आपके सामने एक रियल लाइफ सिचुएशन रखता हूं। अगर एक बॉस हमेशा अपनी टीम की गलतियां निकालता रहता है बिना किसी एप्रिसिएशन के, तो एक टाइम के बाद उसकी टीम थोड़ी सी डीमोटिवेटेड फील करने लगेगी। वो बॉस को पीठ पीछे गाली देना शुरू करेंगे, उसके बारे में बिचिंग करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काम में थोड़ा सा ढीले पड़ने लगेंगे। बट अगर वही बॉस पहले उनके काम की अच्छे से तारीफ करता है, फिर इंप्रूवमेंट्स के पॉइंट बताता है, तो वही लोग उसे और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और उसकी जो सजेशंस हैं, उसके जो क्रिटिसिज्म्स हैं, उसको अच्छे से लेंगे। अब इस चीज़ को करने का एक बहुत ही सिंपल एक्शन स्टेप है जो आप रियल लाइफ में भी कर सकते हो। सबसे पहले तो किसी की एक अच्छी चीज़ को हाईलाइट करो, फिर पोलाइटली उसके इंप्रूवमेंट पॉइंट्स बताओ। इसे एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं कि यार तूने तो एकदम सही कहा था, मैं तेरी बात से एकदम 100% अग्री करता हूं, लेकिन क्या हम इस चीज़ को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं? लाइफ में भाई हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करने के बजाय थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन ढूंढने की हैबिट रखो। लाइफ में सबकी प्रॉब्लम यही है कि किसी गधे को अगर आप गधा बोलोगे तो उसको बुरा लगने ही वाला है। और किसी भी आर्ग्यूमेंट में दोनों साइड्स कभी जीतते नहीं हैं। हर एक आर्ग्यूमेंट में जीतने वाला भी कुछ न कुछ हारता जरूर है। अब भले ही वो सामने वाले की आंखों में रिस्पेक्ट हो या फिर ट्रस्ट। इस चीज़ को और मेरी इस लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लेना, आपका लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। किसी को कभी भी ब्लेम मत करो, उल्टा उन्हें इनकरेज करो। अगर किसी से गलती हुई भी है तो उन्हें पहले सुधरने का मौका तो दो। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ ही रही है तो आपका काम यहाँ पे बस एक बार सामने वाले की गलती को पॉइंट आउट करने का होना चाहिए। उसके आगे उसे पकड़ के मत बैठो। सामने वाला अगर सुधरना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं सुधरना चाहता तो वैसे भी आपका कुछ नहीं जाता। उसके लाइफ का ठेका थोड़ी लेके रखा है आपने। तो आपकी जो आगे की होने वाली हर एक कॉन्वर्सेशन है उसमें याद से इस ICE फॉर्मूला के तीनों एलिमेंट्स को ज़रूर रखना। आपको लाइफ में या फिर अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो आपको धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक नेचुरली इन्फ्लुएंशियल इंसान बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बोनस पॉइंट नंबर 1, द येस मोमेंटम टेक्निक। उसके बाद यहाँ तक देखने वालों के लिए 2 और बोनस पॉइंट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पे लोगों का अटेंशन इतना ज़्यादा वीक है, वहाँ पे फोकस के साथ यहाँ तक पहुँचना खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लिटरली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आप 6 मिलियन में से टॉप 30% में रैंक करते हो। तो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो नहीं देखी उन्हें कभी मत बताना कि मैंने 2 और बोनस पॉइंट्स ही बताए थे। तो सबसे पहला बोनस पॉइंट है द येस मोमेंटम टेक्निक। ये SBI की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टेक्निक है। ये कहती है कि कोई भी इंसान एकदम से किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं होता, लेकिन अगर आप छोटे छोटे येस स्टेटमेंट्स उनके मुंह से बुलवा लेते हो तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके अगली बात के लिए भी अग्री करना शुरू कर देगा। FBI के जो होस्टेज नेगोशिएटर्स होते हैं जो बेसिकली क्रिमिनल से डील करते हैं होस्टेज की सिक्योरिटी के लिए, तो वो लोग पहले उनसे छोटी छोटी बातों पे येस बुलवाते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि अगर आपकी मांगें पूरी हों तो हमारी भी कंडीशन है कि सब लोग सेफ रहने चाहिए।
अब सामने से जवाब आता है यस। उसके बाद उनका अगला सवाल कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या आप भी चाहते हैं कि बिना किसी वॉयलेंस के, बिना कोई वेपन्स यूज़ किए हम लोग इस पर बैठ के एक सोल्यूशन निकालें? हो सकता है वापस सामने से जवाब आए यस। अब उसके बाद आता है उनका थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट मूव। उसके बाद वो ये कहेंगे कि अगर मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूं जो आपकी मांगें भी पूरी करता है और हमारे होस्टेजेस को भी सेफ रखता है, तो क्या आप सुनना पसंद करोगे? इसके लिए भी सामने वाले के मुंह से जवाब हमेशा यस ही आएगा, और उसके बाद जो भी आप अपनी ऑफर रखोगे उसके मानने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान एक बार उस येस मोड में चला जाता है ना, तो वो रेजिस्टेंस छोड़ देता है और उसे मैनिपुलेट करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इस चीज़ को ना आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस बेचना चाहते हो, तो सीधा ऑफर कभी मत करो। पहले छोटे छोटे येस क्वेश्चंस दो। उनसे ये कहो कि सर, क्या आपके लिए आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है? उसके बाद उनसे कहो कि क्या आप प्रोडक्ट या फिर सर्विस की क्वालिटी भी एकदम हाई चाहते हो? एंड लास्टली अपना तीसरा तीर छोड़ दो कि अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दूं जो आपके बजट में भी है और जिसकी क्वालिटी भी एकदम हाई है और जो आपका टाइम भी बचाए, तो क्या आप इसे कंसिडर करोगे? याद रखना, जितने ज़्यादा छोटे यस मिलेंगे उतना ज़्यादा दूसरा इंसान आपकी बात मानने लगेगा। ये ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे खुद ट्राई करके ज़रूर देखना। अगले कॉन्वर्सेशन में 2 से 3 छोटे यस स्टेटमेंट्स लेकर देखो और फिर अपनी बात रखो, और बाद में आके इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि क्या इसने काम किया। बोनस पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। देखो, एक ही इन्फॉर्मेशन को एक बोरिंग तरीके से बताना, जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, और एक इंगेजिंग स्टोरी में बताना, उसके बीच का एक फ़र्क समझना। इस चीज़ को ना मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझाता हूँ कि फैक्ट्स टेल बट स्टोरी सेल। लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्टोरीज हर जगह पे हैं, बुक से लेके रियल लाइफ तक और मूवीज से लेके म्यूजिक वीडियोस तक। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्टोरीज हमेशा विदाउट फेल काम क्यों करती हैं? तो देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो स्टोरीज को फैक्ट्स के मुकाबले 22 टाइम्स ज़्यादा याद रख सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान स्टोरी सुनाता है तो हम इंसानों के दिमाग में सिर्फ वर्ड्स प्रोसेस नहीं होते, बल्कि इमोशंस फील होते हैं। इसका ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मेरे पास। स्टीव जॉब्स ने जब पहली बार आईफोन लॉन्च किया था, तो उन्होंने बाकी लोगों की तरह उसके कुछ टेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस नहीं बताए। उल्टा उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जिसमें उन्होंने उस डिवाइस को स्टोरी का मेन हीरो बना दिया। उन्होंने आईफोन को डिस्क्राइब करते हुए कुछ इस तरीके से कहा कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके पॉकेट में फिट हो सकता है, जिसमें आईपॉड, फ़ोन और इंटरनेट एक साथ है, और ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन बनेगा। उस क्लिप को अगर आप जाके देखोगे ना, तो एक चीज़ को ज़रूर नोटिस करना कि स्टीव जॉब्स की हर एक लाइन पे ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे होता है। उनके जैसी स्टोरी टेलिंग ना आज तक टेक इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया है, और इसका रिजल्ट, लोग इंस्टेंटली उनसे कनेक्टेड हो गए और आईफोन दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया। एक चीज़ मुझे बताओ कि क्या आईफोन से पहले दुनिया में कोई फ़ोन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या फिर आईफोन जैसे फीचर्स बाकी किसी फ़ोन में नहीं थे? उल्टा उनसे बेटर फीचर्स वाले फ़ोन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, बट स्टीव जॉब्स की स्टोरी टेलिंग आईफोन की मार्केटिंग को एक अलग ही लेवल पर लेके गई। अब हाउ कैन यू यूज स्टोरी टेलिंग इन नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशंस? तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आपको किसी को कन्विंस करना है तो उन्हें एक रिलेटेबल स्टोरी बताओ। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इज फैक्ट्स और लॉजिक के साथ साथ एक इमोशनल हुक जरूर क्रिएट करना। एंड पॉइंट नंबर 3 इज दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचो कि क्या आप उनकी प्रॉब्लम को एक स्टोरी के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ क्या होती हैं, इनको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करते बैठा ना, तो ये वीडियो किसी और ही डायरेक्शन में चली जाएगी। देखो, स्टोरी टेलिंग ना एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और पिछले 8 सालों से कंटेंट बनाते बनाते थोड़ा बहुत डिसेंट स्टोरी टेलिंग तो मैं भी सीख चुका हूँ। अब अगर आपको उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। सेक्शन नंबर 3, द आर्ट ऑफ परसुएशन। अब परसुएशन या फिर इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करो, बल्कि असली परसुएशन तो तब होता है जब आप सामने वाले के दिमाग में एक आइडिया प्लांट करो और सामने वाला खुद ये सोचे कि यार ये आइडिया तो मेरा ही था। इस बुक में लिखे गए डेल कार्नेगी के प्रिंसिपल्स हमें ये सिखाते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना एक काइंड ऑफ सटल आर्ट है, जिसमें आप उनकी साइकोलॉजी को समझकर उनकी अपनी खुद की सोच बदलने में मदद करते हो। और अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो ये 3 परसुएशन हैक्स आपको मास्टर करने ही चाहिए। नंबर 1, गिव पीपल अ रेपुटेशन टू लिव अप टू। नंबर 1, गिव पीपल अ रेपुटेशन टू लिव अप टू। जब आप किसी को एक आइडेंटिटी असाइन करते हो ना, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देता है। अगर मान लो आप अपने किसी एक कलीग से जल्दी काम कंप्लीट करवाना चाहते हो, तो डायरेक्टली उन्हें ये मत बोलो कि यार ये काम जल्दी कर दे। इसके बजाय उन्हें एक रेपुटेशन दो।
उनसे कुछ इस तरीके से कहो कि यार मुझे पता है भाई, डेडलाइंस के वक्त पे ना मैं तुम्हें छोड़ के किसी और पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा रिलायबल रहते हो। अब इससे होगा क्या, उनका दिमाग ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं पे एक्सेप्ट कर लेगा। भले वो लाइफ में पंक्चुअल ना हो, भले ही उन्होंने आज तक कोई भी काम टाइम पर ना किया हो, बट जब आपने उनको पेड़ पर चढ़ाया, जब उनको एक रेपुटेशन दी, तो वो उसे मेंटेन करने के लिए ज़रूर काम करेंगे। इसका भी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है कि जब भी टीचर स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग कहकर इनकरेज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं। अब इसको करने के ना बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप है। आज से जब भी आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना हो या फिर कुछ मांगना हो, तो उस इंसान को ना एक पॉजिटिव आइडेंटिटी दो। जितना ज़्यादा आप किसी की एक पॉजिटिव इमेज रीइंफोर्स करोगे, उतना ही वो वैसे ही बिहेव करेगा। उसके बाद आता है परसुएशन हैक नंबर 2, मेक द अदर पर्सन फील लाइक इट्स देयर आइडिया। सबसे बड़ा रीजन जो लोग किसी की भी बात को रिजेक्ट कर देते हैं ना, वो ये नहीं होता कि वो बात गलत है, बल्कि ये होता है कि वो उनकी आइडिया नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स में ना हम इंसान किसी रेत के दाने बराबर भी नहीं है, लेकिन हम सबका ईगो बहुत बड़ा है। इसीलिए अगर आप किसी को भी कुछ करने के लिए कन्विंस करना चाहते हो, तो उन्हें डायरेक्टली मत बोलो कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, बल्कि उन्हें कुछ इस तरीके से गाइड करो कि उन्हें ऐसा लगे कि ये कहीं ना कहीं पे उनका खुद का एक डिसीजन था। इसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सोचो कि आप अपने टीम मेंबर को सजेस्ट करना चाहते हो कि वो किसी प्रोजेक्ट का ना अप्रोच चेंज करे, किसी अलग तरीके से उसे करे। तो यहाँ पे गलत अप्रोच क्या होगा? आपने उनको डायरेक्टली कह दिया कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम इस तरीके से करना चाहिए। और वहीं पे दूसरी तरफ इसका एक सही अप्रोच क्या होगा? यार राहुल, तुम्हें इस चीज़ का ना बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम्हारे एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे ये चीज़ बताओ कि यार तुम क्या सोचते हो, इस काम को और भी ज़्यादा हम लोग एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं? इसे करने का और कोई बेहतर रास्ता है तुम्हारे पास? अब ये कहने से होगा क्या? सामने वाला खुद एक सोल्यूशन ढूंढ के लाएगा, और अगर उसका सोल्यूशन आपके आइडिया से कहीं ना कहीं पे मिलता जुलता भी है, तो वो बिना किसी रेजिस्टेंस के वहाँ पे मान गया। यानी यहाँ पे कोई हर्ट भी नहीं हुआ और दोनों पार्टीज भी खुश। अब इसके बाद आता है एक लास्ट परसुएशन हैक, विच इज़ द 1% क्रिटिसिज्म रूल। सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग परसुएशन में करते हैं वो ये है कि वो सामने वाले का ना कहीं पे ईगो हर्ट कर देते हैं। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हो, तो कभी भी एकदम डायरेक्टली मुंह पे मत बोलो उसको। यार हर कोई लाइफ में चाहता है कि उसकी इज्जत लोगों में बनी रहे, और अगर आप किसी को भी एकदम डायरेक्टली बोलोगे कि वो गलत है, तो वो इंसान ना ईगो डिफेंसिव मोड में चला जाएगा और आपकी कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लो अगर आप अपने जूनियर को ये समझाना चाहते हो कि उनकी रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई वो कुछ अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे गलत अप्रोच कैसे होगा कि ये रिपोर्ट काफ़ी वीक है, तो मैं इस पर और भी मेहनत करनी चाहिए। और वहीं पे दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि यार मुझे तुम्हारी रिपोर्ट का ना ये पार्ट बड़ा अच्छा लगा, यार यहाँ पे तुम्हारा हार्डवर्क दिख के आ रहा है, बस एक छोटा सा ट्वीक है, अगर तुम इसे इंप्रूव कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे ना हर एक लाइन का एक सेम स्ट्रक्चर, एक सेम पैटर्न बन रहा है। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा है सजेशन। अब इसके पीछे ना एक बड़ी प्यारी साइकोलॉजी काम करती है। जब भी आप किसी की एक छोटी सी तारीफ पहले करते हो और फिर एक माइनर सजेशन देते हो, तो सामने वाला उसे क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट का एक चांस मानने लगता है। अब ये तो हुई सारी थियोरेटिकल बातें जो इस बुक में लिखी गई हैं। अब मैं ना आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 7 दिन का चैलेंज है। इसे ऐसा समझो कि ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम है जो आपको रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल करना सिखाएगी। तो यार इसे ना पर्सनली बैठ के मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, ताकि आप ये सिर्फ वीडियो देखने के लिए ना देखो, बट इसे कुछ ना कुछ आज सीखो और अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करो। तो यार यहाँ पे ना जब भी ऐसा होता है कि मैं किसी भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से, बहुत ज़्यादा शिद्दत से बनाता हूँ ना, तो वहाँ पे मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता हूँ। तो हो सकता है मैं जो आगे कहूँगा आपको वो किसी को हर्ट कर दे, बट मुझे पहले ही माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियसली सीरियस हो तभी इसे आगे देखना, वरना थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। ये जो आगे का पार्ट है उसमें मैंने जान लगा दी है, ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ें सीखो। सो जितने भी सारे सीरियस लोग हैं, बस वही लोग इसे आगे कंटिन्यू करें। नाउ विद दैट लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 4, द प्रैक्टिकल चैलेंज। ये 7 दिन का एक्शन प्लान। अब देखो, आज से ना अगले 7 दिनों तक आपको एक छोटा सा चैलेंज कंप्लीट करना है, जो डेल कार्नेगी की इस बुक में लिखे गए प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा। इससे हुआ क्या? इस बुक में लिखी गई हर एक बात और जो भी मैंने बातें आपको अभी तक बताई हैं, वो आप अपनी आदतों में लाओगे, और यही वो स्मॉल एक्शंस है जो आपकी सोशल स्किल्स को इंस्टेंटली लेवल अप करेंगे। तो शुरू करते हैं डे 1 के चैलेंज पे, जहां पे पहले दिन पे आपको बस 5 स्ट्रेंजर्स को देख के बस एक फ्रेंडली स्माइल देनी है। अब भले वो चाय वाला हो, जिम ट्रेनर हो, रिसेप्शनिस्ट हो, या फिर कोई एक रैंडम इंसान ही क्यों ना हो। हमने इस वीडियो के स्टार्ट में ही समझा था कि सबसे पहला इंप्रेशन 7 सेकंड में ही बनता है, और सबसे आसान और सबसे पावरफुल हैक है उसे इंप्लीमेंट करने का एक जेन्युइन स्माइल। तो आपको वहाँ पे बस नोटिस करना है कि लोग आपसे कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी फीस पे क्या एक्सप्रेशन आता है। उसके बाद डे 2 पे
कम से कम 3 बार किसी का नाम कॉन्वर्सेशन में यूज करो। एग्जाम्पल के लिए, अर्जुन यार तू सही बोल रहा था, या फिर आपके जैसा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है राहुल सर। यहाँ पे नोटिस करो कि उनका नाम लेने के बाद सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और उसकी बातें कैसे चेंज होती है। उसके बाद डे 3 पे किसी एक क्लोज दोस्त या फिर कलीग से बात करते वक्त 2 मिनट तक सिर्फ सुनो, बिना इंटरप्ट किए। बस नॉड करो, मुंडी हिलाओ, एक्सप्रेशंस दो और अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, ऐसे वर्ड्स यूज करो। देन डे 4 पे किसी एक इंसान को एक जेन्युइन स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दो। एग्जाम्पल के लिए, भाई मानना पड़ेगा यार, तेरा कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है तो मुझे। तेरी प्रेजेंटेशन एकदम किलर थी भाई, वो एग्जाम्पल जो तूने दिया वो कैसे सोचा तूने। देन डे 5 पे किसी के इंसान को एक डीप क्वेश्चन पूछो। एग्जाम्पल, भाई तूने लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ें फेस की हैं, मुझे एक चीज़ बता, तेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा लेसन क्या रहा है आज तक। या फिर अगर तुझे किसी एक चीज़ को दिल से करना होता तो वो क्या होती। उसके बाद डे 6 पे एक कॉन्वर्सेशन में 3 ऐसे सवाल पूछो जिसका जवाब हाँ हो। एग्जाम्पल, क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि यार कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट होती है। अब ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो मैं अपने खुद के डेली कॉन्वर्सेशंस के हिसाब से दे रहा हूँ। आप इन्हें अपने हिसाब से प्लीज़ मॉडिफाई करना। एंड इसी के साथ आता है डे 7। ये आपका एंड गेम है। तो यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट चीज़ आपसे मैं करवाऊंगा, किसी एक इंसान को इनडायरेक्टली गाइड करो ताकि वो खुद एक डिसीजन ले जो आपने उसके दिमाग में प्लांट करवाया हो। ये जो पूरा चैलेंज है ना, वो आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। और अगर आप बस ये 7 डेज चैलेंज भी सीरियसली फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे कि लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगेंगे। और जो भी इंसान डेडिकेटेडली इस चैलेंज को फॉलो करेगा ना, प्लीज़ एक बार वापस आके इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना कि आपने अपनी लाइफ में इस चैलेंज को करने के बाद क्या क्या चेंजेस फील किए। तो यार, सोशल स्किल्स एक सुपर पावर है, और डेल कार्नेगी की ये बुक जिसे हमने अभी डिकोड किया, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक आपको वही सुपर पावर देती है। ज़रा इस चीज़ को सोच के देखो, आपने अभी एक ऐसा फॉर्मूला सीखा है जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने यूज़ किया है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो CEOs हों, पॉलिटिशियंस हों या फिर टॉप इन्फ्लुएंसर्स ही क्यों ना हों, एक चीज़ उनमें बड़ी कॉमन होती है, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो इस चीज़ को बस लक समझते हैं, जबकि असली गेम साइकोलॉजी का होता है। बट भाई, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते तो ये एक और बस अच्छा ज्ञान बन के आपके दिमाग में रह जाएगा, जो एक दिन का मोटिवेशन तो देगा, पर आप इसे जल्दी भूल जाओगे। तो आज के आज इसे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ चेंज करो, कल से एक बेहतर इंसान बनो। बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये बुक समरीज पसंद आ रही होगी। अगली कौन सी बुक मुझे डिकोड करनी चाहिए वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।